भोला सिंह जी, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज दे दिया ही सरकार ने कहा है, और 27 मेडिकल कॉलेज इन्होंने बना दिए हैं, बना के रन कर रहे हैं। उसके बावजूद 2021 में महामारी कैसे हो गई, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, 2019 से कोरोना महामारी आई, बल्कि महामारी जो है हिंदुस्तान में आई नहीं, लाई गई। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे इसकी दोषी है, क्योंकि विदेशों से आपने बड़े बड़े लोगों को विदेशों से यहाँ बुला लिया, क्योंकि बड़ा बड़ा आदमी जो है वही विदेश जाता है, वही रहता है, ब्यूरोक्रेट्स है, बड़ा नेता है, नेता के लड़के हैं, वही सब आए और वो लोग बीमारी लेकर के आए। और प्रभाव किस पर पड़ा? इस देश के जो विद्यार्थी थे, जो किसान था, जो कमेरा वर्ग है, दलित वर्ग है, उसके ऊपर वो तो लाए बीमारी को बो दिया। और जब उन्होंने बीमारी पूरे हिंदुस्तान में बो दी तो यहाँ की फैक्ट्रीज बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। जो फैक्ट्री में काम करने वाले हाथ थे, मजदूर थे, वो बेरोजगार हो गए। और दूसरी चीज ये हुई कि सरकार ने जब से आई केवल पैसे का दोहन किया है, चाहे वो नोटबंदी के नाम पर हो, चाहे जीएसटी के नाम पर हो, स्वास्थ्य सेवा की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब स्वास्थ्य सेवा इच्छा शक्ति ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सरकार चलाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वरना विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आप करते हैं तो आपको यह लेना चाहिए कि सीमित साधन, मान लीजिए हमारा देश विकसित देश है, विकासशील देश है, और विकसित नहीं है, हमारे पास संसाधन कम है, पैसा कम है, तो जितने भी जिलों में जितने भी मेडिकल वो थे, हॉस्पिटल थे, सबको मेडिकल कॉलेज की मेडिकल कॉलेज बना देना चाहिए था। और वहां पे जो पढ़ाने वाले लोग थे, वो सब टीचर्स जो होते, वो जो डॉक्टर्स वहां पर नियुक्त थे, जो लोगों का इलाज करते थे, वो डॉक्टर्स के मास्टर यानी कि चिकित्सा कर्मी जो प्रोफेसर था, उसकी भूमिका में होते, और वहां के स्थानीय लोगों को स्टूडेंट के रूप में, यानी कि डॉक्टर्स के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। ज्यादातर प्रेफरेंस उन लोगों को देना चाहिए था कि जो उस जिले के हो और वो उसमें पढ़े और पढ़ के डॉक्टर बन के निकले। इससे समस्या, मैं समझता हूं कि 5 साल में पूरे हिंदुस्तान की समस्या, डॉक्टरों की समस्या खत्म हो जाती। ये करना चाहिए था, लेकिन ये इच्छा शक्ति नहीं। ये इच्छा शक्ति केवल और केवल समाजवादी व्यवस्था में ये जो सबका भला चाहती है। ये पार्टी तो केवल निजीकरण करती है, केवल 20% लोगों का ही भला चाहती है। और उस भलाई में इसने क्या किया है कि ठीक है, इसने बड़े बड़े लोगों के हॉस्पिटल बनाने का काम किया, लेकिन वो जो मेडिकल कॉलेज थे, सरकारी अस्पताल थे, उनको बदलने का काम नहीं किया। जो मेडिकल कॉलेज बनाए भी हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वहां बिल्डिंग ही नहीं, दूसरी बिल्डिंग को उद्घाटन करा दिया गया। जो अखिलेश जी ने पूर्ववर्ती सरकार में, जो समाजवादी सरकार में जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई थी, केवल उद्घाटन कर दिया। तो ये सरकार जो है केवल अपने कार्यालय, 450 कार्यालय इसने बनाए हैं, वो भी 5 स्टार 7 स्टार लेवल की, जिसमें इनके नेता आवे और रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी भी अपने कार्यालय 5 स्टार 7 स्टार किसी स्टार के लिए, करीब छोटी से छोटी जगह में अपने कार्यालय बनाए, बड़े उसमें नहीं। इनका, हमारा समाजवादी पार्टी का तो केवल एक ध्येय है कि 80% जनता यानी बहुसंख्यक समाज जो है उसका कल्याण करने का। इनका 20% यानी कि एलीट क्लास लोग, क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी देश में 2 ही तरह के लोग होते हैं, शासक और शोषित। तो ये शासक लोग हैं और 80% लोग जो है शोषित लोग हैं। इनका खून पीने का काम ये 20% लोग करते हैं। और जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, इसको बंद होना चाहिए। फिर कहूंगा कि जितने भी अस्पताल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सबको मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित कर दिया जाना चाहिए, और वहां से लोकल लड़कों को डॉक्टर्स के लिए चुना जाना चाहिए। और वो अगर व्यवस्था लागू हो जाए तो मैं समझता हूँ वो जरूर नहीं है कि जब स्वास्थ्य सेवा में हमारा देश 1 नंबर पे, विश्व में 1 नंबर पे हुआ। अजीत जी,
पिछले 2 साल गुजर गए जो कोरोना काल के, उसमें प्रदेश की स्थिति स्वास्थ्य की बहुत ख़राब दिखी और 2020 तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखी। और आज 2021 जो ख़त्म हुआ तो 2021 में ऑक्सीजन वगैरह की कमी भी अस्पतालों में दिखाई और 2022 में भी आज भी उसी जगह पे खड़ा हुआ है पूरा स्ट्रक्चर स्वास्थ्य विभाग का। समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था कि सबको सस्ता स्वास्थ्य, सस्ता न्याय और सस्ती शिक्षा। क्या समाजवादी पार्टी स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर पाएगी जैसी चाहिए? देखिए सिद्दीकी जी, समाजवादी पार्टी की रीत और नीति एक खुली किताब है। उसने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी है, साफ शब्दों में कहा है स्वास्थ्य सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी सरकार की प्राथमिकता के तौर पर होनी चाहिए। अब 2 सालों में आपके बता रहे हैं स्वास्थ्य गिरने का, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की, एक महामारी के रूप में बीमारी आई, मरीज बढ़े, अचानक से बढ़े तो थोड़ी बहुत चरमराई, लेकिन इसमें जो है निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो अक्षम साबित हुई। जहां जरूरत थी वहां नहीं पहुंचा। और आपने जो सवाल पूछा है उससे संबद्ध करते हुए मैं एक बात और बड़ी ही दृढ़ता से कह रहा हूं कि स्वास्थ्य की बात करने में, जैसे शिक्षा का सवाल पर आपने कहा, तो उसमें भी नैतिक शिक्षा जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक शिक्षा का कोई मतलब नहीं हो। वैसे स्वास्थ्य में भी स्वास्थ्य की रक्षा कोई सरकार नहीं कर सकती है जब तक नैतिक मूल्य पे संकल्प नहीं लेगा भारत का नागरिक। और ये खास करके व्यापारी, उतनी प्रदूषण से उतनी बीमारी नहीं है, पानी पीने से उतनी बीमारी नहीं है जितना कि खाद्य पदार्थों के मिलावटखोरी से बीमारी जन्म ले रही है। और जब तक मिलावटखोरी खाद्य सामग्री में बंद नहीं होगी, दवाओं से, टैबलेटों से, ऑक्सीजन से स्वास्थ्य की रक्षा नहीं की जा सकती। मेरा अपना मानना यह सत्य है कि सरकार को इसमें और ऊंचे स्तर पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन आप बता सकते हैं, हमारे और भी साथी बैठे हुए बताएं जिनका बहुत अच्छा ज्ञान है, कि आज की तारीख में दैनिक उपभोग की कौन सी वस्तु है जिसमें मिलावटखोरी ना हो। और अगर मिलावटखोरी होगी तो स्वास्थ्य की गारंटी नहीं ली जा सकती है। सरकार अपने बैठकर रीत और नीति, कानून व्यवस्था चाहे जो बना ले, मैं समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, किसी भी प्रदेश की और किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, लेकिन जब तक वहां का नागरिक अपने आप में सचेत नहीं होगा, हम एक तरह से कहिए जैसे क्रेता सावधान, पानी खरीद के आराम से पी लेते हैं, लेकिन 99% लोग पानी की एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं। आप आमतौर से ये बात हो गई है कि खाद्य तेल धुआंधार मिलावटी बिक रहा है, उसका कुछ कोई मानक नहीं है कि हम उसकी जांच करा सकें। अगर इनको बहुत, अब ये सरकार की उदासीनता कहिए, चाहे सरकार का पक्षपात कहिए, चाहे सरकार की अपना एक खंडेर कहिए, अगर ये मिलावटखोरी के ऊपर कदम उठाते भी हैं, कभी प्रयास भी करते हैं, तो केवल दूधिया पकड़ते हैं और खोया मंडी के अलावा इन्होंने कोई गोदाम नहीं पकड़ा है। इस तरह से ये केवल खाना पूरी करते हैं, दूधिया को पकड़ करके, खोया मंडी को पकड़ करके। ये जो बड़े बड़े इनके व्यापारी हैं, जहां पर खाद्य तेल इकट्ठा करते हैं, और आप तो ये भी देखते हैं, मैं इससे खैर इतना सवाल नहीं है, लेकिन यहां तक कि जहरीली शराब से पीने वाले, पी करके मरने वालों की संख्या आप जहां बैठे हुए कैसरबाग में दर्जनों पहुंच चुकी है। भाई मुन्ना सिंह जी, ये तो महामारी से भी घातक हो जाएगा आने वाले दिनों में। अभी तो ये हमारे शरीर की क्षमता है जो हम उस विषैले खाद्य पदार्थों को खा करके भी उस दिन चल पा रहे हैं।
तो आप वो कौन सा बीमारी जैविक कौन किससे खाद्य खाने वाले मिलावटी खाद्य खा करके जो बीमारी पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड। तो जब तक उस पे अंकुश नहीं पाएंगे तब तक दवाई खाने से, जांच कराने से, अस्पताल में बेड बिस्तर बदलने से हम आम नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, वो तो बीमार होने के लिए हमारी, देखिए हमारी नजर बीमार होने वाले व्यक्ति के इलाज पर तो जाती है, लेकिन बीमार होने से रोकने पे जब तक नहीं जाएगी तब तक इसका अस्थायी हल नहीं निकाला जा सकता है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार इसमें दोषी है, लेकिन सरकार का ढांचा दोषी है। सरकार के लोग मर गए, हमारी वर्तमान सरकार के 2-3 मंत्री मर गए, वो क्रिकेट चेतन चौहान मर गए, और ये कानपुर की कौन सी मंत्री जी थी, कोरी, अरुणा कोरी जी मर गई, तमाम विधायक मर गए। तो ये आम नागरिक की समस्या है, और इसमें राष्ट्रीय चरित्र मूल्यों पर आई गिरावट का इसका नतीजा है कि जो देश चंद लाभ के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए, भौतिकवाद में पढ़ करके लोगों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुनाफाखोरी कमाने के लिए। अब सरकार कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी इस पे अंकुश नहीं पा रही है, इसलिए नैतिक रूप से उसकी जिम्मेदारी है। तो सरकार को अस्पतालों में टैबलेट बंटवाने से पहले मुनाफाखोर, मिलावटखोर, चोर बाजारी, इस पे भी अंकुश पाना पड़ेगा। तभी एक अच्छे स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ भारत, स्वस्थ समाज की परिकल्पना की जा सकती है। वरना दवाइयां दीजिए और उसको शाम को मिलावटी खाना खिलाइए, इससे क्या हल होने वाला है? मेरा यही सुझाव है कि खाद्य सामग्री जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको जितना साफ सुथरा हो उसी तरह से स्वास्थ्य की रक्षा की। मुन्ना सिंह जी, समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो क्या शिक्षा में सुधार नजर आएगा? बेशक समाजवादी सरकार अगर बनेगी तो शिक्षा में सुधार इसलिए आएगा कि इससे पहले माननीय नेताजी ने अपने कार्यकाल में ये नारा दिया था, समान शिक्षा समान अधिकार का। तो माननीय नेताजी के आह्वान के अनुसार समाजवादी सरकार काम करेगी और शिक्षा को आगे बढ़ाएगी, जिससे जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा और वो कम खर्चे में अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।